बहुत दिनों से सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर सीरीज अपलोड नहीं हो रहा था। क्या करें, इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है ना, लगातार कंटिन्यूअसली लाइव आ रहे हैं हम लोग और लाइव क्लास आपका कर रहे हैं और एक एक डाउट ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रहे हैं, टॉपिक से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा होल कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप इस लाइव क्लास को अटेंड किए हो, आपको मजा आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मजा आया है सर, हमने लाइव क्लास अटेंड किया, बहुत मजा आया, हमको समझ में पूरा बात आ रहा है। और जो लोग अभी तक नहीं जान रहे हो तो जान जाइए, हम लोग अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे दोनों प्लेटफॉर्म पे लाइव आ रहे हैं, लगातार आपका हर एक टॉपिक कवर करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए। और आपको एक बात जान के खुशी होगी कि ये सभी क्लासेस मेरे तरफ से फ्री है। अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो, जल्दी से अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, स्पेशल क्लास का भी लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए लिंक पे, क्लास तक पहुंचिए, कोड अप्लाई कीजिए। कोड क्या, लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। कोई पर्सनल क्वारी है आपको, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुझे बस इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर एक्सेस नहीं हो रहा है, मुझे मदद चाहिए आपकी, मैं आपके लिए हर वक्त 24/7 आवर अवेलेबल हूँ। वेट मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, रुकिए मत। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है इसको एविल कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और सब्जेक्ट देखिए, कोर सब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी हम लोग लाइव कर रहे हैं कंडक्ट, और सिविल प्रोसीजर कोड का कंटिन्यूसली आपको लेक्चर अपलोड करके देंगे। तो चलिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के सेशन को। बात करेंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के मीनिंग पे। मीनिंग को देखिए क्या कहता है, अ काइंड ऑफ प्रोसीडिंग इन विच कोर्ट इंश्योर दैट देयर शुड बी नॉट एनी अनड्यू डिले इन पासिंग द डिक्री। एक प्रकार का प्रक्रिया जिसमें कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि डिक्री को पास होने में बिना वजह का कोई देरी ना हो। मीन्स टू से कि अगर कोई पार्टी डिक्री पास होने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो फरार हो जाता है या अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से अपने प्रॉपर्टी को हटा रहा है ताकि कोर्ट को देरी हो डिक्री प्रोनाउंस करने में, डिक्री पास करने में, तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल आउट करने के लिए जो प्रोसीडिंग हम लोग ऑप्ट करते हैं उसको कहते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। इज इट क्लियर? अब दूसरा नंबर बात हम लोग करेंगे स्कोप पे। देखिए सेक्शन 94 क्या किया, जब सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का बात करें तो सेक्शन 94 में समराइज कर दिया हर एक सप्लीमेंटल पावर जो कोर्ट का है उसको एक जगह लाके एकत्रित कर दिया। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर हम जब भी बात सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का आएगा तो किस प्रकार के प्रोसीडिंग को हम कहते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। जी हाँ, यहां देखिए, अरेस्ट जजमेंट डेटर का जजमेंट से पहले, अरेस्ट पार्टी का जजमेंट प्रोनाउंस्ड होने से पहले। जैसा कि आप जनरली जानते हो कि पार्टी अरेस्ट होता है, डिफेंडेंट फॉर एग्जांपल अरेस्ट होता है कब, जब डिक्री पास हो गया और डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट होता है। लेकिन यहां पे डिक्री के पहले, यहां तक कि जजमेंट प्रोनाउंस हुआ भी नहीं है, जजमेंट के पहले भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर डिक्री के बनाने के प्रक्रिया में पार्टी अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तब प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है जजमेंट के पहले। लेकिन जनरल रूल क्या होता है कि प्रॉपर्टी अटैच होता है कब, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और डिक्री कैसे बनेगा, जब तक जजमेंट पास होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी यहां पे जजमेंट के पहले भी अटैचमेंट हो सकता है। अब आगे हम समझेंगे सब्जेक्ट टू व्हाट सर्कमस्टांसेस, सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग और क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन क्या है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है। रिसीवर को आप अपॉइंट करते हो, कोर्ट अपॉइंट करती है फॉर एग्जांपल, तो कोर्ट अपॉइंट करती है तो ये क्या, काइंड ऑफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। कोर्ट इशू करती है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, ये क्या है, काइंड ऑफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो इसके स्कोप पे हम बात करें तो आपको कौन कौन सा सेक्शन सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा 94, 95, उसके बाद ऑर्डर 38, 39 और 40,
ये प्रोविजंस को तो रट जाना है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का जहां बात आएगा। तीसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या फर्क हो। एक एक बात बताएंगे आपको, एक एक बात। अगर आप मेरे लाइव क्लास को अटेंड किए होंगे तो एक बात जानते होंगे सोनू सर के बारे में कि सोनू सर कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। मेरा वीडियो नो डाउट लंबा होगा, मैं अभी बोल दे रहा हूं लंबा होगा, लेकिन हम आपको पूरा बताएंगे, एक एक बात, एक एक रिलेवेंट केस, हर एक पॉइंट बताएंगे ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। बेस मजबूत रहेगा, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आएगी कॉन्सेप्ट को समझने में, इसलिए ध्यान से सुनिए। डिफरेंस के बारे में अगर बात करें कि सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में क्या फर्क है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का जो प्रोविजन है वो 75 से 78 तक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के एग्जाम्पल भी हम आपको दे दें। कमीशन क्या एक एग्जाम्पल है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का। एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब क्या है। अगर कोर्ट ऑर्डर करती है प्रॉपर्टी को पार्टीशन करना, ये सब इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के कैटेगरी में आता है। हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं 75 से 78 तक। ये सीरीज ही है, ये सीपीसी का सीरीज ही चल रहा है जिसमें हम लोग शुरू किए थे एक सेक्शन से और आज आ गए हैं 94 पे। तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के बारे में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको वीडियो ऊपर में जो दिख रहा है आई बटन, उस पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ सिविल प्रोसीजर कोड का, तो वहां तो पूरा सीरीज मिल जाएगा आपको सीपीसी का विथ ऑर्डर्स, सेक्शंस के साथ ऑर्डर्स भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताना चाह रहे थे कि अंतर क्या होता है सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स के बीच में। इस बात को बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में, वो था आनंद प्रकाश वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस में। पूरा डिटेल में समझाएंगे इस केस को, जरूर देखिएगा। इस 75 से 78 के लेक्चर को आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। लंबा होने वाला लेक्चर, इसलिए हम आपको पूरा बता रहे हैं कि किस केस में डिफरेंशिएट किया गया था, डिफरेंशिएट किस ग्राउंड पे किया गया था, ये आप जरूर देखिएगा लेक्चर को, आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आता है एक एक करके चलेंगे कि कब अरेस्ट होता है जजमेंट डेटर, जजमेंट के पहले किस शर्त पे, किस कंडीशंस पे, एक एक करके पूरा प्रोविजंस को कवर अप करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर ए से। नंबर ए, अरेस्ट बिफोर जजमेंट। जजमेंट के पहले एज ए जनरल रूल डिफेंडेंट अरेस्ट नहीं होता है। कब होता है? जब जजमेंट प्रनाउंस हुआ, डिक्री पास हुआ, डिक्री के एग्जीक्यूशन में होता है। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जब डिफेंडेंट को जजमेंट के पहले भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए ऑर्डर 38 रूल 1 से 4 तक देखना है। सबसे पहले आपको बात करना मोर स्पेसिफिकली 38 रूल 1 का। 38 रूल 1 क्या कहता है कि कोर्ट एफिडेविट पे, एफिडेविट क्या होता है, इसके लिए ऑर्डर 19 को देखिए, पूरा प्रोविजन आपको बताए हैं, अच्छे समझाए हैं, चेक कीजिए प्लेलिस्ट को सीपीसी का। तो एफिडेविट पे कोर्ट या फिर अदरवाइज अगर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है, किस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि डिफेंडेंट का ये इरादा है कि वो चाहता है कि प्लेंटिफ को देरी हो, या वो ये चाहता है कि कोर्ट का कोई जो प्रोसेस होता है उसमें देरी हो, या उसका ये इरादा है कि जो डिक्री एग्जीक्यूट होगा उसमें बाधा उत्पन्न किया जाए, या फिर डिक्री एग्जीक्यूशन में देरी हो, ये इरादा है। और इस बात से अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है एफिडेविट पे या अदरवाइज, और कब, तो किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, सूट के किसी भी स्टेज पे इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है तो। और कोर्ट तब क्या कंक्लूड करता है इन बातों से कि डिफेंडेंट जो है फरार हो चुका है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से बाहर हो चुका है, या बाहर होने वाला है, या भारत को छोड़ के जाने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगी? वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगी। वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के पहले कोर्ट 3 बात को जरूर ध्यान देगी। पहला, कि क्या प्लेंटिफ का काउज ऑफ एक्शन अनइम्पिचेबल है, मीन्स टू से जेन्युइन है। दूसरा, कि अगर हमने डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया तो फिर हम अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे।
तीसरा कि क्या प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया था विद बोनाफाइड इंटेंट। अगर इन तीनों पहलुओं से सेटिस्फाइड हो जाएगी तभी इशू करेगी वारंट ऑफ अरेस्ट। लेकिन उसके पहले, अरेस्ट करने के पहले प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा इस बात का कि आपका क्या कहना है, आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाए। आप सिक्योरिटी दोगे तो छोड़ दिया जाएगा। सिक्योरिटी मीन्स टू से कि अगर आप इस बात का सिक्योरिटी देते हो, गारंटी देते हो कि जब कभी भी कोर्ट का सुनवाई होगा और उस सुनवाई में आप आओगे, इस बात का अगर आप सिक्योरिटी देते हो और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी लेगी कोर्ट, पैसा और गारंटर दोनों लेगी, मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी और साथ विथ सिक्योरिटी, बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा विथ सिक्योरिटी एग्जीक्यूट होगा। और यहां पे अगर वो बोला, जो भी रीजन दिया कि नहीं हमको अरेस्ट नहीं किया जाए, जब कभी भी कोर्ट बुलाएगी हम आएंगे, इस बात का हम बॉन्ड देते हैं विथ सिक्योरिटी, तब तो उसको अरेस्ट नहीं करेगी अगर दे दिया बॉन्ड विथ सिक्योरिटी तो। अगर नहीं दिया तो वो अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी उसके पहले, अरेस्ट हो जाने के पहले मान लेते हैं कि अगर वो बॉन्ड दिया, सिक्योरिटी के साथ दिया, तो यहां सिक्योरिटी भी लायबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए डिफेंडेंट नहीं आया तो भैया जेल खटना पड़ जाएगा सिक्योरिटी को, और जो वो बॉन्ड भरा था जितना भी अमाउंट का वो तो सीज्ड होगा ही होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर वो बॉन्ड नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दिया, तो फिर तो वो अरेस्ट हो जाएगा। और कब तक वो अरेस्ट रहेगा, कब तक उसको डिटेन करके रखा जाएगा? तो कहता जब तक सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए, या जब तक डिक्री सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, या एग्जीक्यूट ना हो जाए। लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 58 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, लेकिन उससे अधिक टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं, जितना टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी फिक्स्ड किया जा चुका है सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग सिविल प्रोसीजर कोड का, ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको बढ़ाएंगे नहीं। देख लीजिएगा लेक्चर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी जजमेंट डेटर को या कह लो डिफेंडेंट को जजमेंट के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अपवाद बता रहे एक्सेप्शन कि कब ये भी सिचुएशन अराइज हो रहा है, ये सिचुएशन अराइज हो रहा है, फिर भी कोर्ट डिफेंडेंट को जजमेंट के पहले अरेस्ट नहीं कर सकती है। कब? अगर सूट का संबंध उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से है जिस पे सेक्शन 16 क्लॉज ए टू डी अप्लाई हो रहा है, जिस पे सेक्शन 16 क्लॉज ए टू डी अप्लाई हो रहा है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित सूट है। तो इस केस में कभी भी जजमेंट डेटर, मतलब मीन्स टू से डिफेंडेंट जो है, जजमेंट के पहले नहीं हो सकता है अरेस्ट। तो इतना बात आपको पॉइंट नंबर ए से जानना है, पहला सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से। अब आइए देखते हैं दूसरा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग क्या कहता है और क्या क्या कंडीशंस है इसके रिस्पेक्ट में। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग बी, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। मूलतः आप जानते हो कि प्रॉपर्टी अटैच्ड होता है तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में ही होता है। आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट डिक्री पास होता है, और डिक्री जब एग्जीक्यूट होता है तब जाके जजमेंट डेटर के प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में कि कब जजमेंट के पहले डिफेंडेंट का प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन। ऑर्डर 38 रूल 5 to 12 गवर्न करता है इस प्रोविजन को। तो सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा जो आपने अप्लाई किया था, जो हमने आपको बताया था अरेस्ट बिफोर जजमेंट पे। यहां पे भी देखो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कोर्ट एफिडेविट पे या अदरवाइज इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो डिफेंडेंट है वो चाहता है देरी करना प्लेंटिफ के सूट के डिस्पोजल में, या वो कोर्ट के प्रोसेस को डिले करना चाहता है, या वो बाधा उत्पन्न करना चाहता है डिक्री के एग्जीक्यूशन में, डिक्री एग्जीक्यूट जल्दी ना हो सके इसलिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि देरी हो एग्जीक्यूशन में डिक्री का, ऐसा इंटेंट रखता है डिफेंडेंट, और इस बात से कोर्ट सेटिस्फाइड हो रही है एफिडेविट या अदरवाइज। और ये सेटिस्फेक्शन जो कोर्ट का हो रहा है वो सूट के किसी भी स्टेज पे हो गया तो, और उसके बाद इसके आधार पे कोर्ट क्या देख रही है कि डिफेंडेंट जो है
वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने पूरे प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्से को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर रही है, रिमूव कर रही है आउटसाइड दी कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, या अपने पूरे प्रॉपर्टी को या पार्ट ऑफ इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो इस सिचुएशंस में कोर्ट क्या करेगी, उसके खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर पास कर देगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश जारी कर देगी। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर पास करे कोर्ट, उसके पहले उसको मौका दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी को क्यों अटैच नहीं किया जाए, आप मुझे कारण बताइए। क्या आप सिक्योरिटी फर्निश्ड करोगे इस बात का? अगर नहीं करोगे तो कारण बताइए। कारण को सुनने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। डिफेंडेंट के पूरे प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है या उसके किसी भी हिस्से को अटैच कर सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर मान लीजिए अटैचमेंट नहीं हुआ एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 38 रूल 5 to 12 के अकॉर्डिंग, जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं, तो ऐसे अटैचमेंट हो जाएंगे वाइड, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 3 पे आते हैं। प्रोसीडिंग सी, इंजंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंजंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है? वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑर्डर 38, 39, 40, सेक्शन 94, 95 एक साथ आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको अलग अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इंजंक्शन के मीनिंग पे बात करें अगर हम लोग पहले, तो अ काइंड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग बाय विच कोर्ट कंपेल अ पर्सन टू डू अ सर्टेन एक्ट, और इफ अ पर्सन डूइंग अ सर्टेन एक्ट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग इट। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने से रोकने का जो कोर्ट का ऑर्डर होता है दैट इज इंजंक्शन। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उस कार्य को करने के लिए कोर्ट जो ऑर्डर जारी करती है दैट इज इंजंक्शन। अगर स्पेसिफिकली बात करें इसके उद्देश्य का कि इंजंक्शन का क्या उद्देश्य होता है, तो स्टेटस को मेंटेन करना, जैसा सिचुएशन है वैसे ही रहने देना, उसमें कोई नया बदलाव नहीं लाना। और एक एग्जांपल देंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इंजंक्शन होता क्या है। मान लीजिए हम और आप के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, हम कहते हैं कि उस लैंड का मालिक हम, आप कहते हो हम। मीनवाइल जब हम लोगों का मामला कोर्ट में चल ही रहा है, उस दरमियान हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं और इसकी जानकारी आपको हो जाती है कि सर प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, तो आप इंजंक्शन सूट कोर्ट में फाइल करते हो। ऑर्डर 39 के अकॉर्डिंग होता है इंजंक्शन का जो प्रोविजन है, टेम्पररी इंजंक्शन का, टेम्पररी आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पररी इंजंक्शन, टाइम बिंग इंजंक्शन अगर लगाना चाहते हो तो वो ऑर्डर 39 के अकॉर्डिंग होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। तो आपने इंजंक्शन फाइल किया और इंजंक्शन जो आपने सूट फाइल किया उसके आधार पे कोर्ट ऑर्डर कर दी कि अभी आप, दैट मीन्स कि सर आप अभी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा दी। स्टेटस को मेंटेन करना दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजंक्शन। बात करते हैं इसके काइंड पे, तो ये जनरली 2 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग इसको 4 प्रकार के दृष्टिकोण में रख सकते हैं। जैसे अगर कोर्ट ऑर्डर करती है इंजंक्शन के थ्रू किसी काम को करने के लिए, दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। अगर कोर्ट ऑर्डर करती है इंजंक्शन के थ्रू कोई काम को रोकने के लिए, दैट इज प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। उसके बाद होता है टेम्पररी इंजंक्शन, इंटरलोकेटरी इंजंक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, और भी इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं। और ये जो टेम्पररी इंजंक्शन है ये गवर्न होता है ऑर्डर 39 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। और दूसरा होता है उसके बाद परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन। बात पहले टेम्पररी इंजंक्शन का करें, तो टेम्पररी इंजंक्शन जो प्रभाव में होता है, टेम्पररी इंजंक्शन प्रभाव में होता है अनटिल स्पेसिफाइड टाइम, कुछ ही समय के लिए प्रभाव में होता है, या जब तक कोर्ट अगला ऑर्डर नहीं पास करे तब तक के लिए ही प्रभाव में होता है। टेम्पररी इंजंक्शन सूट के मेरिट पे नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें परपेचुअल इंजंक्शन का, तो परपेचुअल इंजंक्शन का जो प्रोविजंस है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 38 से 42 जो गवर्न करता है परपेचुअल परमानेंट इंजंक्शन को। परमानेंट इंजंक्शन जब भी पास होगा तो फिर पार्टी जिसके अगेंस्ट पास हुआ है वो हमेशा के लिए बाउंड हो जाएगा ऑर्डर से। और परपेचुअल इंजंक्शन जो पास होता है सूट के केस के मेरिट पे पास होता है और बाय डिक्री पास होता है। ये बेसिक डिफरेंस भी आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट,
एंटी सूट इंजंक्शन क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है, एंटी सूट इंजंक्शन। देखिए एंटी सूट इंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पहले हमको बता दें कि किस केस में इवॉल्व हुआ था। वो केस था मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में बताया गया था, कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था एंटी सूट इंजंक्शन का। मैं मीन्स टू से होता क्या है इसका मतलब, देखिए जो पार्टी है, मान लो A और B सूट फर्स्ट में पार्टी हैं, सूट नंबर फर्स्ट में ये दोनों पार्टी हैं, और A चाहता है कि कोई दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करना, सूट नंबर 2 इंस्टीट्यूट करना दूसरे कोर्ट में। ये जो पहला सूट है दोनों पार्टी के बीच में वो कोर्ट Z में इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन अब इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति चाहता है दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करना कोर्ट नंबर Y में, दूसरे कोर्ट में। तो इस बात के लिए कोर्ट रोकेगी जिस ऑर्डर से, उस ऑर्डर को कहेंगे एंटी सूट इंजंक्शन। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट कि कौन अप्लाई करता है इंजंक्शन के लिए। तो जनरली जो पार्टी होगा वही अप्लाई करेगा इंजंक्शन के लिए, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, चाहे वो जुडिशियल ही क्यों ना हो। तो और दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट कि किसके खिलाफ इंजंक्शन जारी होता है। तो पार्टी के अगेंस्ट ही इंजंक्शन होगा, चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हो। स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ भी नहीं हो सकता है जारी इंजंक्शन, ना वो कर सकते हैं ना उनके खिलाफ हो सकता है। अब आता है 1 सेकेंड, अब आता है कि किन केसेस में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट होता है, किन सिचुएशंस में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट होता है। इसके लिए आपको ऑर्डर 39 रूल 1 देखना पड़ेगा। देखिए 39 ऑर्डर 39 रूल 1 क्या कहता है, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, destroyed or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of decree। मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को लेके विवाद है उस प्रॉपर्टी पे खतरा है कि उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा, या फिर कोई भी पार्टी, सूट में जो भी पार्टी है उसके द्वारा गलत तरीके से बेच दिया जाएगा डिक्री के एग्जीक्यूशन में। तब जो अपोनेंट होगा वो इंजंक्शन के लिए जाएगा, मैंडेटरी माफ करो टेम्पररी इंजंक्शन के लिए जाएगा, टेम्पररी इंजंक्शन इशू होगा। दूसरा सिचुएशन, वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर। मतलब कि अगर यहाँ पे डिफेंडेंट धमकाता है या डिफेंडेंट का ये इंटेंट है कि प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ताकि मेरा क्रेडिटर जो है जिससे हम पैसा लिए हैं वो मुझसे कुछ भी वसूल ना कर सके। इज इट क्लियर? उसके बाद तीसरा सिचुएशन, वेयर डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट धमकाता है, डराता है प्लेंटिफ को कि तुमको बेदखल कर देंगे संपत्ति तुम्हारे प्रॉपर्टी से। तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट को रोकने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन इशू किया जा सकता है। या फिर डिफेंडेंट कहता है प्लेंटिफ को कि तुमको हम नुकसान क्षति पहुंचाएंगे तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में, और जिस को लेके हम दोनों के बीच विवाद चल रहा है उस प्रॉपर्टी को लेके तुमको हम इंजर्ड करेंगे। तो इस सिचुएशन में भी इंजंक्शन जारी होगा, टेम्पररी इंजंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑर्डर 39 रूल 1। या फिर डिफेंडेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना चाहता है या कोई अन्य प्रकार का इंजुरी, चोट देना चाहता है प्लेंटिफ को, तो यहां पे टेम्पररी इंजंक्शन इशू होगा और रोका जाएगा डिफेंडेंट को कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना कर सके और कोई अदर इंजुरी ना कर सके प्लेंटिफ को। या फिर कोई भी ग्राउंड पे टेम्पररी इंजंक्शन इशू हो सकता है जो कोर्ट को लगता है कि इस ग्राउंड पे इशू करना न्याय के हित में होगा, दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इन केसेस में टेम्पररी इंजंक्शन इशू होता है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट क्या इंजंक्शन सूट फाइल हुआ और इंजंक्शन इशू कर देगी? ऐसा नहीं है। कोर्ट 3 प्रिंसिपल को देखेगी, 3 ग्राउंड्स को देखेगी, उसके बाद ही इशू करेगी इंजंक्शन। तो वो 3 ग्राउंड्स क्या क्या हैं जो गवर्न करते हैं, वो 3 प्रिंसिपल जो गवर्न करते हैं टेम्पररी इंजंक्शन को।
देखिए पहला है प्राइमा फेसी केस। पहला क्या? प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी केस का मतलब होता है कि वाकई में जो प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है वो जेन्युइन है। क्या वाकई में प्लेंटिफ के पास काउज ऑफ एक्शन बोनाफाइड है? दूसरा, इररिपेरेबल इंजुरी मीन्स टू से कि अगर मान लीजिए कोर्ट को यह अनुभव हुआ कि अगर प्लेंटिफ के इंजंक्शन सूट को हम डिसमिस्ड कर देंगे तो फिर जो इंजुरी प्लेंटिफ को होगा उसको बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि प्लेंटिफ के तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों बातों से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी इंजंक्शन सूट में तो जाके टेम्पररी इंजंक्शन इशू करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको हम बताएं। उसके बाद आता है इनहेरेंट पावर एंड इंजंक्शन। अगर सवाल आपसे पूछ लिया गया कि क्या कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करके इंजंक्शन इशू कर सकता है, और कोर्ट को इनहेरेंट पावर मिला है कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग? वो है सेक्शन 151। तो देखिए मनोहर लाल केस को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल के केस में कहा गया कि कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करके उस सिचुएशन में भी इंजंक्शन इशू कर सकती है जो नहीं बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 में। उसके बाद आता है, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, एक्स पार्टे इंजंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? इसको मिटाते हैं, आप लोग आई थिंक लिख ही चुके होंगे, लिख ही लीजिएगा, ये सब पॉइंट बेसिक है, नहीं मिलता है। एक्स पार्टे इंजंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्स पार्टे इंजंक्शन? ये तो पता है कि अगर मतलब कि डिफेंडेंट के खिलाफ इंजंक्शन इशू हो रहा है बिना डिफेंडेंट को सुने हुए, हो सकता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर 39 रूल 3, ये गवर्न करता है एक्स पार्टे इंजंक्शन को। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे आपको, ऐसा कि हम बोले। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा गया क्या रीजन को रिकॉर्ड करना जरूरी है? कोर्ट जो है इंजंक्शन इशू करेगी उसके पहले रीजन रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो जरूरी है, रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे इंजंक्शन इशू किया जा रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको बता इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या मान लीजिए इंजंक्शन ऑर्डर पास हो गया तो क्या अपील होगा? वेदर अपील इज अलाउड फ्रॉम इंजंक्शन ऑर्डर। तो देखिए यहां पे बातों को समझिएगा। अगर इंजंक्शन ग्रांट हो भी रहा है या रिफ्यूज हो रहा है तो दोनों ही, ग्रांटिंग ऑर्डर और रिफ्यूजिंग ऑर्डर दोनों से अपील होगा। और इसका जो प्रोविजन दिया गया है यह ऑर्डर 43 रूल 1 क्लॉज आर में, 43(1) आर में बताया गया है कि अगर इंजंक्शन इशू हुआ तो ग्रांटिंग ऑर्डर से, और अगर रिफ्यूज हुआ तो रिफ्यूजिंग ऑर्डर, दोनों से अपील होगा। उसके बाद आगे प्रोसीड करें तो आपको यह बता दें कि अगर मान लीजिए जिसके खिलाफ इंजंक्शन इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल ए के खिलाफ इंजंक्शन इशू हुआ और ये डिसओबे कर दिया, डिसओबे किया, तो क्या होगा? अगर जिस भी पार्टी के खिलाफ इंजंक्शन जारी होता है और वो उस इंजंक्शन को नहीं मानता है, उस इंजंक्शन ऑर्डर को नहीं सुनता है, तो क्या होगा? तो यहां पे उसको डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में, या फिर उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि उसको जो डिटेन किया जाएगा तो कितने टाइम पीरियड के लिए? तो 3 मंथ तक उसको डिटेन किया जा सकता है, और प्रॉपर्टी को जो अटैच किया जाएगा वो 1 साल से अधिक समय के लिए प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनेगा, इंजंक्शन को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर उसके जो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था आफ्टर 1 ईयर उसको बेचा भी जा सकता है। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये बात कहा गया है ऑर्डर 39 रूल 2A। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको बता रहे हैं। अब आता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग नंबर डी। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग डी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर से जुड़ा हुआ जो प्रोविजन है सिविल प्रोसीजर कोड में वो है ऑर्डर 40 में। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग और ऑब्जेक्ट पे। किसका रिसीवर होता कौन है? तो रिसीवर एक प्रकार का एजेंट है कोर्ट का, जिसको अपॉइंट किया ही जाता है। उद्देश्य पे बात करें कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको एडमिनिस्टर्ड करना है, इसलिए
एडमिनिस्ट्रेट करने का मतलब कि प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, प्रॉपर्टी को रियलाइज करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो उसको लड़ना है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो व्यक्ति अपॉइंट होता है उसे कहते हैं रिसीवर। और कौन करता है? कोर्ट करती है, वो कोर्ट का एजेंट माना जाता है। कोर्ट अपॉइंट करती है तो किस आधार पर करती है? तो पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कर सकती है या सुमोटो अपने स्वविवेक पे भी कर सकती है। अब सवाल उठता है कि रिसीवर का पावर क्या होता है। तो मूलतः जैसे आपको बताया कि हर वो पावर होगा जो कोर्ट उसको देगी, उस व्यक्ति को जो देगी पावर वही होगा। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ, अब ये रिसीवर का नियुक्ति होता ही क्यों है? मान लो कोई व्यक्ति मर गया वसीयत बना के, एक संपत्ति के रिस्पेक्ट में वसीयत बनाया, मर गया, अब उस संपत्ति को एग्जीक्यूट कौन करेगा? कोई नहीं है। तो इसके लिए कोर्ट एक अपॉइंट करेगी पर्सन को, दैट इज रिसीवर, तो वो व्यक्ति करेगा। तो उस सूट के, उस संपत्ति के रिस्पेक्ट में कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होगा तो कौन लड़ेगा? रिसीवर लड़ेगा। उस प्रॉपर्टी को डैमेज होने से कौन बचाएगा? रिसीवर बचाएगा। तो पावर क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी हर वो पावर होगा जो रिसीवर को मिलेगा कोर्ट के द्वारा। और ड्यूटी भी कोर्ट तय करती है कि क्या ड्यूटी होता है एक रिसीवर का, उसको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हर एक ब्यौरा देने का उस पर दायित्व है, उसको अकाउंट मेंटेन करने का दायित्व है। अगर उसके लापरवाही से प्रॉपर्टी को कोई क्षति हुआ तो उसका भरपाई करने का भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, पेनाल्टी। अगर जो रिसीवर है वो अपने दायित्व को, ड्यूटी को ठीक से नहीं निर्वाह कर पाए, लापरवाही बरत दे, तो फिर क्या होगा? तो वही होगा कि इसके मतलब रिसीवर के प्रॉपर्टी को ही जब्त किया जाएगा और बेच दिया जाएगा, और जो भी नुकसान हुआ है संपत्ति को उसका भरपाई होगा। उसके आता है कि रिसीवर को कितना रुपया मिलता है उसके काम का, उसको कितना मिलता है भत्ता, रिम्यूनरेशन, तो ये तय कोर्ट करती है। और अगर एक बार कोर्ट अपॉइंट कर दी रिसीवर को तो उसको टर्मिनेट कौन कर सकता है? उसको बर्खास्त कौन कर सकता है? तो जो अपॉइंट करेगा वही कर सकता है, कोर्ट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। तो ये हो गया आपको रिसीवर से जुड़ा हुआ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब चलते हैं लास्ट सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पे, जो है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। बहुत इजी है। लास्ट सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, पॉइंट ई, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। जो इंजंक्शन ऑर्डर नहीं होता उसके अलावे कोई भी इंटरिम आदेश होगा कोर्ट के द्वारा, दैट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, अगर प्रॉपर्टी स्पीडी और नेचुरल डिके के नेचर का है तो उसको जल्दी से बेचना है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा कोर्ट के द्वारा दैट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का जो प्रोविजंस है वो है ऑर्डर 39 से रूल 6 to 10, लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कि कोर्ट का आदेश आया कि पार्टी डिपॉजिट करे कॉस्ट डिपॉजिट करने का आदेश क्या है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या क्या होता है बस आपको इतना देख लेना है। आपको ऑर्डर 39 रूल 6 to 10 आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरलोक्यूटरी क्या क्या होता है ऑर्डर। या फिर किसी भी पार्टी को प्रॉपर्टी पोजीशन में देने का ऑर्डर, दैट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, जिससे कि सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है। सूट का डिस्पोजल जिस ऑर्डर से नहीं हो, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, इतना ही समझ लो। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 94 कवर हो गया। वीडियो लंबा गया है लेकिन हम पूरा कोशिश किए हैं 100%। अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपका 94, 95 अभी बताते हैं, ऑर्डर 38, 39, 40 ये सब भी कवर हो गया है। तो इतना प्रोविजन आपका एक ही चैप्टर में कंप्लीट हो रहा है, एक ही सेशन में कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप एक जुडिशियल एस्पायरेंट हो तो। हम 95 को कल बता देंगे, ठीक है ना, लंबा वीडियो नहीं करेंगे। 95 को कल बता देंगे और आपका इसी के साथ 1 से लेके 95 सेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट सीपीसी आपका जो बॉडी पोर्शन है, सेक्शन पोर्शन से खत्म हो गया। ऑर्डर पोर्शन तो हम खत्म करा ही चुके हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।